जेमेंस का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जो सेशन 1 का एग्जाम्स होने वाला है जनवरी में, उसके लिए आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, अगर आप ड्रॉपर हैं या आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं या अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हो या कंपार्टमेंट या फेलियर के लिए या एडिशनल्स के लिए, तो आप सभी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सभी यूट्यूब पे कहीं पे भी ये वीडियो नहीं मिलने वाला है, तो बहुत ही आराम से फॉर्म फिल करना है। बहुत ही ज़्यादा टाइम है अभी, ठीक है, बट 22 नवंबर से पहले कैसे भी करके कंप्लीट करना है। ध्यान रहे, आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में रहने चाहिए, जैसे आपके क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट। अगर आपने ऑलरेडी पास आउट है तो इवन दो 75% से कम था तब भी रखना है। उसकी वजह से आपके फोटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, पेरेंट्स का ईमेल आईडी और पेरेंट्स का फ़ोन नंबर, ये रहना चाहिए। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले ही एक बार ये वीडियो ठीक से देख लो, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करते जाना है। कहीं पे भी समझ नहीं आता है, इस वीडियो को वापस से स्क्रॉल करके देख लेना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। कुछ समझ नहीं आता है तो आप सिंपली जो है कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे हम लोग आपको रिप्लाई करके जवाब दे देंगे। अगर आपको लगता है कि बात करनी है कॉल पे, तो आप 2 मिनट में वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करके वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। देन हम लोग आपको कॉल करके सारा कुछ समझा देते हैं कि कैसे कैसे आपका फॉर्म फिल हो। जेमेंस का फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, बट सही तरीके से करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको jemains.nta.nic.in पे आना है, देन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली हम आते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी पे, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपका सेशन 1 के लिए। बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना है। आपके पास आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपका क्लास 10th की मार्कशीट, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर। इसके साथ साथ आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्लास 12th की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अभी, बट उसके डिटेल्स लगेंगे, तो वो आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपके पास ये एक नया वेबसाइट खुल गया, examinationservices.nic.in, जहाँ पे जेईई मेंस 2025 का फॉर्म फिल होगा। इसमें सेशन 1 के लिए अभी ओपन है। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ से आप साइन इन कर लोगे। अगर पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले आपको कैप्चा फिल करना है यहाँ पे 4Q34R7, ठीक है। एंड देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएगा पढ़ने के लिए। ये सारा इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसके बेसिस पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आपको जो फीस लगेगा वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद से आप नीचे आओगे, ये सारा कुछ पढ़ते पढ़ते आपका फ़ोटोग्राफ्स कितना बड़ा रहेगा, किस साइज़ का रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। जैसे 50 KB से अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका फ़ोटोग्राफ 300 KB से कम का होना चाहिए। साथ में आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो 300 KB से कम होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी 300 KB से कम होना चाहिए या 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। उससे भी एकदम छोटा भी नहीं साइज़ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको एक साथ अच्छे तरीके से देना है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देना है जो गलत हो और आप बाद में उसे प्रॉब्लम आ जाए और करेक्शंस ना हो पाए, ठीक है। ये सारा कुछ आपने दे दिया। देन यहाँ से आपको रीड इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप आगे मूव करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपका अपना पर्सनल डिटेल्स देना है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स होते हैं जो आप रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद से आपका फॉर्म फिल होगा। तो पर्सनल डिटेल्स आप दोगे, क्लास 10th की बेसिस पर होना चाहिए ये चीज़। अब यहाँ पे आपका क्लास 10th का कैंडिडेट नेम आप करेगा, अपना नाम, उसके बाद से गार्जियन का नाम मतलब फादर मदर नेम, एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा और आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। अगेन ये कंफर्म करना पर्सनल डिटेल, आपका अपना नाम, फादर्स का नाम, मम्मी का नाम, देन आपको डिटेल्स अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है, जेंडर कंफर्म करना है। उसके बाद से आता है जो मेन होता है प्रेजेंट एड्रेस। ये एड्रेस आपको देना है उस बेसिस पे जहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, उसके हिसाब से। लेट से आप कोटा में और कोटा के आसपास एग्ज़ाम सेंटर रखना है तो कोटा का प्रेजेंट एड्रेस दोगे, जो भी आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो वो। अगर किसी और सिटी में हो तो वो देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है तो आपको वही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, मतलब आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर, एक ऑप्शनल एक एडिशनल नंबर देना है जो कनेक्टेबल हो, जहाँ से आप कोई भी कनेक्ट कर सके, ठीक है। ईमेल आईडी कंफर्म करना है आपको, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर कंफर्म करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है आपका परमानेंट एड्रेस से तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज सेम नहीं है, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, लेट से आपके पेरेंट कहीं और रहते हैं और आप कहीं और से पढ़ते हो, तो परमानेंट एड्रेस के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने, ठीक है। उसके बाद से आपको पासवर्ड देने और पासवर्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर तक। अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए।
पासवर्ड किसी वजह से भूल जाओ तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होता है, लेट्स से कि फेवरेट कलर क्या है और आपको यहाँ पे कुछ एंश्योर उसका कलर का नाम, लेट्स से ब्लू, तो ये देना है। कभी भूल जाते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको गलती से भी 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई करना है ऑन द सेम नेम और सेम आधार नंबर, क्योंकि वो बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और आपका जो है आगे एलोकेशंस वगैरह में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कॉलेज असाइनमेंट्स वगैरह में हम लोग देखते हैं उस समय प्रॉब्लम आने लगती है, आपको काउंसलिंग में दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, सबमिट क्लिक करना है, देन ये आपका सबमिट हो। सबमिट करने के बाद से आपको रिव्यू पेज लिख के आएगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इज एंटर, तो आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद से सबमिट एंड OTP पे क्लिक करना है। तो हम लोग रिव्यू कर लेते हैं अपना सारा चीज़। यहाँ पे मैंने ऊपर का सारा डिटेल्स मैच कर लिया, मेरा नाम ठीक है, पापा का नाम ठीक है, उसके बाद से हमने देखा माता जी का नाम ठीक है, जन्म तिथि ठीक है, जेंडर ठीक है, एड्रेस ठीक है, मोबाइल नंबर भी ठीक है और ईमेल आईडी भी ठीक है। अब एग्री करते हैं एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको OTP पे यहाँ पे क्लिक डालना है, जो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना OTP डालूंगा 759076, देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स लिख के आ गया, नेम, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। अब आगे हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है और फ़ी पेमेंट, ये 2 प्रोसीजर बचा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पर चलते हैं एंड जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स, आपके नेम वगैरह, पापा मम्मी का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी ऑब्वियसली आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आता है स्टेट जहाँ से आपने क्लास 12th अपीयर हो रहे हो या पास हो चुके हो, ठीक है। तो क्लास 12th कहाँ से पास हुए हो ये कैसे पता चलेगा, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो पहली बार क्लास 12 जहाँ से एग्ज़ाम दिए थे, क्लास 12 पहली बार दिए थे, वही आपका रहेगा। अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो, पहले जहाँ पे भी क्लास 12 पास किए थे वो आपका रहेगा, यहाँ से वही स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आपने जो है फेलियर कैंडिडेट के तरीके अप्लाई किए हो और इस बार जो है किसी और जगह से एग्ज़ाम दे रहे हो सेमी बोर्ड से, तो भी पहली बार जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम था वही एड्रेस देना है, मतलब वही आपका स्टेट रहेगा। स्टेट अगर किसी वजह से चेंज हो गया है, लेट्स से आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे यूपी से, बट आपका जो है क्लास 12 का इम्प्रूवमेंट देना है कोटा से, तो भी आपका जो एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी रहेगा, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगी, वो आपका यूपी का ही रहेगा। इम्प्रूवमेंट के केस में आपका एलिजिबिलिटी काउंट नहीं होता है, वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बता रखा है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेट से कि दिल्ली से, तो आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। श्रेणी आपको जो भी आपका जनरल EWS बना रखा है तो जनरल EWS सर्टिफिकेट डालना है, OBC एनसीएल डालना है। ये कभी कभी सर्टिफिकेट चल सकते हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे एक नया सर्टिफिकेट वापस से बनवाना पड़ेगा, वो जो है नए इकोनॉमिकल टाइम का शुरू हो जाता है। 31 मार्च तक अभी तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च के बाद से आपको नया बनवाना पड़ता है, मतलब 1 अप्रैल के बाद से। तो यहाँ पे लेट से OBC एनसीएल है तो OBC एनसीएल लिखना है एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, मतलब जो भी चीज़ें है OBC एनसीएल है तो OBC एनसीएल वापस से कंफर्म करना है। सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ तो वो लिखना है, कहाँ से इशू हुआ, जैसे अगर आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस से हो रहा है या तहसीलदार से हो रहा है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर आप देखोगे कि आपका PW में आते हो क्या, तो वो नो है तो नो लिखोगे, अदरवाइज लिख देना। देन आप यहाँ पे आओगे, डायबिटिक पर्सन हो नो, आपका रेसिडेंस क्या है, अर्बन है या रूरल है, गांव से हैं तो रूरल, अगर शहर से हैं तो अर्बन, तो अर्बन सेलेक्ट करना है। एनुअल फैमिली इनकम, अगर आपका इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस आ रहा है या आपका इनकम फैमिली इनकम जो है कम है, तो लेट से कि आपका 1 लाख से भी कम है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लो, 2 लाख से कम है तो ये वाला, 3 लाख से कम है तो ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। प्रिपेयर कैसे किए थे, सेल्फ स्टडी था या कैसे, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट इनके पास एक डाटा मिल जाता है कि ऑनलाइन से बच्चे कितना निकाल रहे हैं। तो लेट से ऑनलाइन कोचिंग से हमने किया। स्कूल का मीडियम क्या था, तो हमारा इंग्लिश था, तो इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी मीडियम है वो सेलेक्ट करोगे। देन आपको यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ से सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है, देन आपका यहाँ से तो सबमिट हो गया। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से आधार कार्ड चूज़ कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट नंबर डिजी लॉकर से कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर से कर सकते हो, या नॉन इंडियन पासपोर्ट अगर आप फॉरेन से हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आधार कार्ड से हम लोग करते हैं,
एंड देन आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना देना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको आधार नंबर डालना है, कन्फर्म आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर पहले से अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और कंफर्म करना है आपका आधार नंबर। एक चीज़ का ध्यान देना, सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द नेम आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन। एक बार आधार नंबर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आपका नाम चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़ें अगर कुछ गलत हुआ है, आपको लगता है गलत है, तो बैक जाके आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आधार नंबर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स। तो आपको आइडेंटिटी डिटेल्स वेरीफाई कराने के बाद से आपको एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स पे आना है और कौन से एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर चेक करना है। तो लेट्स से कि आपने केवल पेपर 1 सेशन 1 के लिए कर रहे हो तो इस पर क्लिक रहेगा। और यहाँ पे अगर आप पेपर 2 के लिए भी जाना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो, पेपर 2B के लिए जाना चाहते हो तो वो भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी पेपर 1 के लिए जाऊँगा बीटेक के लिए, तो उसे सेलेक्ट किया। सेशन 1 सेलेक्ट करना जरूरी है अगर सेशन 1 के लिए अपेयर हो रहे हो। अगर आपको सेशन 2 अपेयर होना है कीबोर्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसे अनचेक करके आगे मूव करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सेशन 1 लेके चलना है। उसकी वजह से क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, तो आपको इंग्लिश अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से एग्जाम सेंटर का रहेगा, तो लेट्स से कि मुझे उत्तर प्रदेश में चाहिए। अब यहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। आपको वही एग्जाम सेंटर चूज़ करना है जहाँ से आप एग्जाम्स के लिए अपेयर होना चाहते हो, जो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और कन्वीनियंट है वहाँ जाना। तो वो आप अपना यहाँ से चारों एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे जो नियर बाई में आपको लगता है कि जा सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे फादर का, गार्जियन का ऑक्यूपेशंस आपको देना होता है। तो जो भी आपके पेरेंट्स करते हैं, लेट से टीचिंग करते हैं तो टीचिंग पे क्लिक करना है। एंड आपके पापा के क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ से डालोगे। अगर आपके पापा बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे। सिमिलर वे में मम्मी के लिए एंड उनके क्वालिफिकेशंस। उसके बाद कैप्चा फिल करना है और आगे मूव करना है। कैप्चा फिल करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आता है मेन पार्ट, आपके क्लास 10th का डिटेल्स देने का। क्लास 10th पे आप आओगे तो ये पासिंग ईयर कोई भी ले सकता है। ईयर ऑफ पासिंग आपके पास कोई साल भी 1965 के पास हो, बट अब क्लास 12th की हो 2023, 2024 या 2025 में, तब भी आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। क्लास 10th का इसमें क्योंकि एज लिमिट नहीं है ना, तो कोई भी अपीयर कर सकता है। तो क्लास 10th मेरा हुआ था 2021 में, तो 21 सेलेक्ट किया एंड यहाँ से पास आउट था तो पास लिखेंगे क्योंकि क्लास 10 जो पास रहेगा वही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो पास सेलेक्ट किया, दैन 2021 सेलेक्ट किया। उसके बाद से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ स्कूल का डिटेल्स देना है। तो रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। उसके बाद से टाइप ऑफ स्कूल्स और कॉलेज, कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट था, प्राइवेट अनएडेड था या केंद्रीय विद्यालय था, जवाहरलाल नेहरू था। तो आपको प्राइवेट अनएडेड वो स्कूल्स होते हैं जो डायरेक्टली एफिलिएट नहीं होते गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल जो होते हैं प्राइवेट अनएडेड में आते हैं, तो हमने अनएडेड सेलेक्ट किया। उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट्स सेलेक्ट करना है, मतलब किस स्टेट से आपका क्लास 10th कंप्लीट हुआ था। तो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, जो भी स्टेट्स है आपका वो यहाँ से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था तो वो आप यहाँ से दोगे। जैसे मान लो मेरा जो है लखनऊ के लिए था तो मैं उसकी वजह से आपका बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई है, या आपका कोई और बोर्ड NIOS है वो भी डाल सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या आपका जो है सीबीएसई के अलावा कोई इंटरनेशनल बोर्ड है वो भी डाल सकते हो। जो भी आपका बोर्ड था वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद से रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज बेसिस था या CGPA बेसिस हुआ था। तो परसेंटेज बेसिस तो परसेंटेज लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, आपका स्कूल का नाम लिखना है एंड स्कूल का पिन कोड लिखना है एंड देन आगे मूव करना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था और कितना परसेंटेज बना वो तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर एंड स्कूल का नाम लिख के आगे मूव करोगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लास 12th का डिटेल्स इंटर करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्लास 12th का डिटेल्स फिल करते समय। आप इंप्रूवमेंट में, कंपार्टमेंट फेलियर या एडिशनल्स के लिए जा रहे हैं, या अगर आप पास आउट हैं, ड्रॉप आउट हैं, या आप अपेयरिंग में हैं तो उसके लिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अपेयरिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग आपका ऑब्वियसली अपेयरिंग है तो 2025 होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस कौन सा है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रहेगा, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, रूरल है तो रूरल। उसके बाद से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में आप यहाँ से नीचे आओगे एंड देन आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस का, तो ये आपको क्लिक करना है। अगर आप ओपन स्कूल से थे तो यहाँ पे ओपन बोर्ड के लिए आ जाता है NIOS का लिख के, यहाँ पे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद द मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स,
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर NIS है तो ठीक है, ये क्लिक किया। उसके बाद से आपको टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से किस तरीके का कॉलेज था वो आपने सेलेक्ट किया, तो प्राइवेट अनएडेड था। उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर वो सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट किया, वो आपका था लेट से उत्तर प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट के था वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। यहाँ पे भी क्लास 10th के लिए भी था और 12th के लिए भी। देन बोर्ड का नाम क्या था, तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो वो डालो, जो भी आपका बोर्ड था, NIS बोर्ड था तो वो डालोगे, सिक्किम ओपन बोर्ड था तो वो डालोगे, जो भी चीज़ें था वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद से परीक्षा का मोड पूछा जाता है कि रिजल्ट्स का मोड क्या रहेगा, तो वो अभी आप वो नहीं डालोगे क्योंकि अभी पता नहीं हमें कि किस तरीके का मोड होगा। रोल नंबर भी हमें नहीं पता क्योंकि हम अपीयरिंग में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल का नाम देना है और पता देना है, तो स्कूल का नाम जो भी है आप यहाँ पे इंटर करोगे और आपका पिन कोड डालोगे, स्कूल का कॉलेज का एड्रेस, पिन कोड कहाँ पे उसका है, किस जगह पे, केवल आपको पिन कोड डाल। अब अपीयरिंग में वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो एज अ फेलियर अप्लाई कर रहे हैं, जो एज अ कंपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, वो जहाँ से भी पहली बार क्लास 12 दिया था, फेल हो गए थे या कंपार्टमेंट आ गया था, वही रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे देना है। अब आता है डिटेल्स यहाँ पे कि हमें स्कूल का नाम क्या देना है, तो प्राइवेट अनएडेड रहेगा, पहले जो आपका स्कूल था उसके बेसिस पे ही देना है यहाँ पे, प्राइवेट अनएडेड। और वो भी वैसे भी CBSE प्राइवेट बन रहे हो आप। उसके बाद स्कूल का नाम में आपको पहले जो स्कूल था वही नाम लिखना है और यहाँ पे पिन कोड उसी स्कूल का देना है। अब यहाँ पे रोल नंबर अभी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग के लिए एक नया रोल नंबर अब मिलेगा कंपार्टमेंट और फेलियर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब आपको जो ये स्कूल कॉलेज का नाम एड्रेस यहाँ पे डालने वाले हो, इसका कोई भी लेना देना डायरेक्टली नहीं होता काउंसलिंग प्रोसेस से, बट अगर किसी वजह से वहाँ पे क्लास 12 की स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए पूछा जाता है तो आपके एडमिट कार्ड पे जिस भी शहर से आपने एग्ज़ाम दिया है वो आ जाता है लिख के, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मिल जाता है, वो स्टेट से आपका एग्ज़ाम्स हो रहा है। और पहले वाला ही होता है वो CBSE के सर्कुलर्स में भी मेंशन होता है और JEE मेंस में भी है कि पहली बार जो आपने अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जाम्स वही काउंट किया जाएगा अगर आप दोबारा रीअपीयर करते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ठीक है। इतना सब समझ में आ गया, क्योंकि आप एज अ फ्रेश नहीं अप्लाई कर रहे हो, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, इस वजह से आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप NIS बोर्ड से दूसरी जगह से जाकर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो है नया वाला काउंट होगा कि कहाँ से स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, लेट से आप यूपी से थे और NIS बोर्ड का एग्ज़ाम वापस से दे रहे हो दिल्ली से जाके, तो दिल्ली का स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मिल जाएगा आपको। ये रहा फेलियर स्टूडेंट्स के लिए, कंपार्टमेंट के लिए, या जो पहली बार क्लास 12 अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं एज अ पास आउट के लिए, तो जो स्टूडेंट्स पास आउट है, ड्रॉपर है, उनके लिए कैसे फिल करना है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, आपका रोल नंबर भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ से अपना किस ईयर में एग्ज़ाम देते हैं, तो ऑब्वियसली 2024 में ही एग्ज़ाम दिया होगा, तभी इस बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस क्या एग्ज़ाम्स है, तो ऑब्वियसली आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का है। आप अर्बन थे या रूरल थे वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। स्कूल टाइप क्या था, तो ऑब्वियसली अगेन आपका जो है पहले जिस भी तरह का एग्ज़ाम स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय था या प्राइवेट अनएडेड था, तो वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद से क्वालिफाइंग स्टेट क्या था, तो उत्तर प्रदेश है या पहले कौन सा था वो सेलेक्ट करोगे। देन आपका लखनऊ था तो लखनऊ रहेगा। बोर्ड का नाम क्या था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से वहीं से हमारा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रिजल्ट का मोड हमारा परसेंटेज था। अब यहाँ पे आपका खुल के आएगा कि कितना टोटल नंबर है और कितना परसेंटेज बन रहा है। तो अभी मैं इंप्रूवमेंट इसीलिए दे रहा हूँ कि 75 क्रॉस हो जाए, तो अभी मेरे पास है 64%, तो मैं उसके बेसिस पे 65% है या वॉट एवर परसेंटेज यू आर हैविंग, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिटेल्स डालोगे। तो टोटल हमारा है 5 सब्जेक्ट तो 500 डालेंगे। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 600 डालोगे। और ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारा है 356 या 65 ले लेते हैं, और आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो गया 73। तो ये कम है 75 से, तो उतना ही रहेगा। मान लो अभी मेरे को जो है आया था 305 के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा 61%। जो भी परसेंटेज है एज इट इज़ लिखना है, कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। रोल नंबर आपका पहले जो बोर्ड एग्जाम्स था, इंप्रूवमेंट वाले रोल नंबर नहीं यूज़ होते काउंसलिंग के लिए, तो पहले जो आपका रोल नंबर था वही रहेगा। हालांकि इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो एक नया रोल नंबर मिलेगा, बट उससे काउंसलिंग का कोई लेना देना, वो चाहते हैं बस आपका परसेंटेज इंप्रूव हो, तो वो रोल नंबर डालोगे। स्कूल का क्या नाम था वो डालोगे और उसका पता डालोगे, एड्रेस, उसके पिन कोड डालोगे, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट के लिए शॉर्ट हो गया। अब अगर आप ड्रॉपर हो तो भी एज ए पास आउट डालोगे एंड सारा कुछ सिमिलर होगा। और यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑब्वियसली ज़्यादा है तो आप वो वाला परसेंटेज डालोगे, तो 378 मान लो है,
तो 378 आपको डालना पड़ेगा, 75.60 वो रहेगा। एग्जैक्टली 75 है तब भी आपको इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद से आपका सारा डिटेल्स देने के बाद से यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स देना है कि आपके कोई जुड़वा भाई ट्विंस तो नहीं है, तो नो क्लिक करना है। अब नो है तो आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना। इंडिया में ही आप बर्थ हुए थे, उत्तर प्रदेश आपका है तो उत्तर प्रदेश आपको लिखना है एंड देन आगे मूव करते जाना है। डिस्ट्रिक्ट आपका लखनऊ है तो लखनऊ एंटर करना है, ठीक है। कैप्चा फिल करना है देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, तो कंट्री कोड आपका इंडिया का रहेगा 91, तो वो अपने आप ऑलरेडी 91 ले लेगा। आपको फ़ोन नंबर डालना है, आपको एक अलग ईमेल एड्रेस देना है और आपका कैप्चा कोड डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 300 KB से कम का होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपके फ़ोटोग्राफ में 80% फेस आना चाहिए और मास्क नहीं होना चाहिए। स्पेक्स भी आप हटा सकते हो बट वो नेसेसरी। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 50 KB से कम का होना चाहिए। सिमिलर वे में क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10 KB से ज़्यादा और 300 KB से कम, ठीक है। आपकी फ़ाइल का नाम कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट इस नाम से रहना चाहिए, दैन सिग्नेचर एंड फ़ोटो एंड ये साइज भी कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देते हो तो यहाँ चाहो तो वापस से व्यू कर सकते हो। उसके बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है एंड देन सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे फाइनली आता है आपको रिव्यू करके एंड देन फाइनल सबमिशन करने का। तो इसमें जो ज़्यादा ध्यान से करना होता है, जिसका वापस से करेक्शन नहीं हो सकता, वो आपका नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कैटेगरी और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने ले रखा है वो सब चीज़ें, क्वेश्चन पेपर का मीडियम है, किस जगह से क्लास 12th अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम सेंटर्स क्या है। इसके अलावा कोई चीज़ें अगर रहता है तो करेक्शन विंडो अगर ओपन होता है तो हो सकता है, बट ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से चेक कर लो आप अपना। मैंने सारा कुछ वापस से चेक कर लिया और मेरा नाम भी सही है, माता जी का नाम सही है, लिंग भी सही है, पिताजी का नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, कैटेगरी भी सही है, क्वेश्चन पेपर भी सही था, दिव्यांग नहीं है हम लोग, यहाँ पे भी सही है, परीक्षा एग्जामिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सही है, एजुकेशनल डिटेल्स भी सही है एंड देन अब डिक्लेयर करके फिनिश कर देंगे सबमिशंस। यस, अब हमारा फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। नाउ हम यहाँ हैं तो एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, या हम चाहें तो क्लिक हियर टू वेरीफाई और ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से आपको वेरीफाई पे क्लिक करके देन आप वेरीफाई कर दोगे आपका OTP। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से डायरेक्टली आपको अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करना है जो कि 100 है। तो हम अब एग्ज़ाम फ़ीस पे करेंगे। एग्ज़ाम फ़ीस पे करने के लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से सब डिटेल्स हमारा लिख के आ जाएगा। उसके बाद से क्या हम यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बैंक्स आपके पास होने चाहिए। ये एक गेटवे है जिसमें ये लोग पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो आपको HDFC पे क्लिक करोगे, आपके पास कोई भी मेथड है वो भी चलेगा UPI के लिए, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद यहाँ से UPI के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से UPI पे क्लिक कीजिएगा और आपका UPI नंबर यहाँ से डाल के प्रोसीड करके देन पेमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। बस इतना सा रहा आपका प्रोसीजर। आई होप आपने अपना फॉर्म अच्छे से सबमिट कर दिया है, बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि बस यहीं खत्म नहीं होता प्रोसेस। आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है एंड देन एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है। उसके बाद से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तो इन सब में हम आपको हेल्प करते हैं। तो पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आगे हम आपके काउंसलिंग में भी हेल्प करने वाले बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी में हो, कंपार्टमेंट या फेलियर में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।